सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डाइवर्सन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे हम साइंस में टेस्ट नंबर 7। 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इन बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में चल रहा है, दोनों भाषाओं में चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेस्ट नंबर 7 का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हु परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट? 4 ऑप्शंस में 4 नाम लिखे हुए हैं, डॉक्टरों के नाम हैं ये। DS पेंटल, ऑप्शन सी डॉक्टर डी शेट्टी, ऑप्शन बी CN बर्नार्ड, ऑप्शन डी PK सेन। अब देखो यहां पर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण बोला है। अब ना तो यहाँ पर लिखा कि भाई अपने देश की बात कर रहा है, भारत इंडिया की, या वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो जब कुछ भी ना लिखा हो ना, तो आप विश्व का मतलब समझोगे कि भाई पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। तो पहला हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया? तो देखो अगर इन वर्ल्ड की बात करें, इन वर्ल्ड पूरे विश्व में सब देशों को मिलाकर, तो नाम आता है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि लिखा हुआ है अपने CN बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। उनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बर्नार्ड। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं इसमें। बात कब की है तो याद रखना 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1967 1967। कहां पे हुआ था ये ऑपरेशन? ये सर्जरी हुई थी केप टाउन में। ट्रांसप्लांटेशन कहाँ हुआ था? केप टाउन में। और केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है केप टाउन। 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व का प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन द वर्ल्ड, किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ऑप्शन बन गया कौन? ऑप्शन बी CN बर्नार्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें कि सर थोड़ा सा आइडिया हमें इन इंडिया की भी बता दो, तो मैं आपको बता दूं इन इंडिया की अगर बात करें तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल। बात कब की है? 3 अगस्त 3 अगस्त और 1994 1994 की बात है। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में किया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स में किया था, भारत। नई दिल्ली भारत, एम्स में किया था। कब किया था? तो दोनों ही बातें याद रख लेना। डॉक्टर वेणुगोपाल भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 में, और वर्ल्ड की बात करें विश्व में तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 3 दिसंबर 1967 केप टाउन, ये नई दिल्ली, एम्स भारत। ठीक है, दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 152 152 नंबर। प्रतिदिन सामान्यतया हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? Approximately how many times do the valves of our heart open and close every day? प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। तो देखिए नॉर्मली कितने वॉल्व्स होते हैं अपने हार्ट में? होते हैं 4 वॉल्व्स। अब खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार? अब जितनी बार खुलते हैं उतनी बार बंद होगी, सीधी सी बात है। तो आप अंदाज भी नहीं लगा सकते, कपाट चलते रहते हैं, खुले बंद खुले बंद खुले बंद खुले बंद कंटिन्यूस। और हार्ट तो कभी आराम करता ही नहीं है, ये अपन देख चुके। हार्ट कभी हृदय विश्राम नहीं करता। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब बनता है ऑप्शन बी, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स डू द वॉल्स और हार्ट ओपन एंड क्लोज एवरी डे? प्रत्येक दिन 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। और कितने वाल्व होते हैं? 4। और चैम्बर भी कितने होते हैं? 4। 4 चैम्बर 4 वाल्व। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। 153 पढ़िए क्या कह रहा है। दांत के अनेमल का कर्बूरण पानी में किसकी उच्च मात्रा के कारण होता है? डिप्लेशन ऑफ टूथ enamel is caused by high amount of ... in water। पानी में ऐसी कौन सी चीज ज्यादा हो जाए तो अगर वो बॉडी में जाए, अपन उसका पीने का या साग सब्जी खाने में यूज करें, तो उसके कारण अपनी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ेगी जिससे दांतों का क्षरण होने लगता है, दांतों की एनेमल खराब होने लगती है, दांत टूटने गिरने तक आ जाते हैं, खोखली हो जाती हैं, टस मतलब बोलते हैं ना टीस चल रही है, दांतों में दर्द होने लगता है, खट्टापन सा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनेमल तो खराब हो गई। एनेमल क्या होती है? एनेमल क्या होती है? एनेमल या अनेमल? एनेमल होती है दांतों की सफेद परत, व्हाइट लेयर। दांतों की सफेद परत को एनेमल कहते हैं। और याद रखना शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे कठोर भाग,
शरीर का सबसे कठोर भाग, पार्ट की बात कर रहा है, हड्डी की नहीं। शरीर का सबसे कठोर भाग भी कौन होता है? एनेमल। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कौन? एनेमल। अब बात क्या कर रहा है कि भाई किसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये व्हाइट लेयर जो है दांतों की, दंत कतारी सफेद सफेद चमकती है, ये खराब हो जाए, पीली पड़ने लग जाए, उतर जाए, एनेमल। बिल्कुल सही। पानी में जब मात्रा हो किसकी ज्यादा? ऑप्शन सी, फ्लोराइड। अगर पानी में फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो दांतों का क्षरण तय है, दांत खराब होने लगते हैं। फ्लोराइड बहुत गंदा है, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, एनेमल खराब हो जाती है। तो ये चीज याद रखना। शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर मजबूत भाग, हार्डेस्ट पार्ट, एनेमल, दांतों की सफेद परत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 154, 154। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? कौन, मतलब कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है प्लाज्मा में? चार ऑप्शन है। मोनोसाइट करेगी, लिम्फोसाइट करेगी, इओसिनोफिल करेगी या न्यूट्रोफिल करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा? अब देखो ये चारों क्या हैं? पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, डब्ल्यूबीसी के भाग हैं, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी तो होती है। और इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं। तभी पूछ रहा है कि डब्ल्यूबीसी के जितने भी टाइप्स हैं उनमें से एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? देखो, रोगाणुओं से लड़ने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करती है। प्रथम सैनिक सबसे पहले तैयार कौन होगा? फर्स्ट सोल्जर कौन कहलाता है? न्यूट्रोफिल कहलाता है, सबसे ज्यादा रोगाणुओं को मारने का काम। इओसिनोफिल्स क्या करेगी? ये एलर्जी वाली है, एलर्जी संक्रमण से बचाती है। कौन? इओसिनोफिल। करेक्ट आंसर बनता है लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी पदार्थों का। अरे भाई, युद्ध में जाने के लिए सोल्जर की आवश्यकता है, लेकिन सोल्जर के पास हथियार तो हो, गन हो, बंदूक हो, बारूद हो, गोला हो, डायनामाइट हो, तलवार हो, चक्कू हो, कुछ तो हो, तो वो हथियार ही तो कहलाते हैं एंटीबॉडीज पदार्थ, प्रतिरक्षी पदार्थ। उनको कौन बनाता है? उनको बनाती है लिम्फोसाइट टाइप डब्ल्यूबीसी। कौन सी डब्ल्यूबीसी? लिम्फोसाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करती है। यही तो होता है एड्स, जो होता है एड्स का एचआईवी, वो किस पे अटैक करता है बॉडी में? अगर किसी के एड्स का एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी अगर एंट्री कर जाए बॉडी में तो सबसे पहले किस पे अटैक होता है उसका? लिम्फोसाइट पे तो होता है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट को खात्मा कर देता है वो, तो बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडीज। तलवार वलवार बॉडी की बंद हो गई बनना। अब लड़ने के लिए हथियार ही अगर खत्म हो गए, बनना बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, तो फिर रोगाणु से लड़ेंगे कैसे? तो सारे रोग एड्स के अंदर एक एक करके सारे रोग शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं। तो एड्स का एचआईवी किस पर अटैक करता है? लिम्फोसाइट पर। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है, रोगाणु, बैक्टीरियाज, फंगल, इन सब से लड़ने के लिए क्षमता क्रिएट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, 155। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो? सिंपल सा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी वर्ग समूह वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है? चार ऑप्शंस है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए बी। ए बी वाला किस किस को दे सकता है? ए बी वाला किस किस को दे सकता है? अब देखो, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबका खून ए बी ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। लेकिन ये बोल रहा है कि ए बी देगा किसको? तो ले तो सभी का खून सकता है ये, लेकिन देगा सिर्फ और सिर्फ अपने ही सदस्य को। सदस्य का मतलब ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऐसे ही ओ के बारे में बता दूं, ओ किसको दे सकता है? सभी को। ओ किसको दे सकता है? सभी को। लेकिन ओ किसका खून ले सकता है? केवल और केवल ओ का। तो ओ दे तो सबको सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, लेकिन लेगा केवल ओ से। और ए बी में उल्टा है, ए बी सबका ले सकता है लेकिन देगा केवल किसको? सिर्फ और सिर्फ अपने ही ग्रुप को, ए बी को। तो क्वेश्चन का सही जवाब ए बी रक्त दान की बात कर रहा है, ब्लड डोनेट की बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को वो नहीं दे सकता। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 156, 156।
निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? सुसाइड बैग कहे जाते हैं। Which of the following parts of a cell are called its suicide bags? Four options are here: lysosome, ribosome, dictosomes, phagosomes. किसको कहते हैं बताओ? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली। आत्महत्या का मतलब क्या है? कि अपने आप को मार डालना। तो कोशिका क्या करती है? अपने सारे कार्यों को, सारे फंक्शंस को कंप्लीट करके, संपन्न करके, तो ये क्या करता है? इनमें से एक पार्ट क्या करता है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है, पाचक एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे जैसे निकलते हैं, कोशिका के सारे पार्ट गलते हुए चले जाते हैं, सिकुड़ते हुए चले जाते हैं, और इसी भाग में कोशिका के सारे पार्ट आके खत्म, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड। आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, एटम बॉम्ब भी कहते हैं इसे, सुसाइड बैग, ये सब इसी के नाम है। और वो जाता है, करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का वो पार्ट होता है सेल का। लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ द सेल हेयर वेयर का क्या होगा? वहां पर अपने आप को नष्ट कर लेगी, खत्म कर लेगी, अपने आप को मार डालेगी, आत्महत्या कर लेगी। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेल आर कॉल्ड इट्स सुसाइड बैग? लाइसोसोम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, पाचक एंजाइम्स के थ्रू अपने आप को खत्म कर लेती है कोशिका। कहां? लाइसोसोम वाले पार्ट। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 156 कंप्लीट हो चुका है। 157, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? चार ऑप्शंस है: अधश्चेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा या प्रमस्तिष्क। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंट्रली कंट्रोल्ड फ्रॉम? हाइपोथैलेमस। देखो नाम क्या आ रहा है? अधश्चेतक। अधश्चेतक कम आता है एग्जाम में, हिंदी में लिख देते हैं कि हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस को हिंदी में कहते हैं अधश्चेतक। अनुमस्तिष्क बिल्कुल सही जवाब, हम काफी बार देख चुके हैं, सेरिबेलम कहते हैं। मेडुला ऑब्लिगेटा हिंदी इंग्लिश एक ही चलती है, और प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम। अब बताइए क्या होगा? श्वसन। मुझे तो इतना बता दो, ये इसके बारे में भी मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका, मतलब इन सारे वर्क फंक्शंस के बारे में पिछले टेस्ट सीरीज में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन। श्वसन क्या है? एक मतलब कि वॉलंटियरी रिएक्शन है, इनवॉलंटियरी है, मतलब ऐच्छिक है, अनैच्छिक है। श्वसन तो भैया करना ही पड़ेगा, अगर जिंदगी जीनी है तो श्वास लेनी पड़ेगी। श्वास आना बंद हो जाए तो कुछ 1 मिनट तो जी लोगे, बाद में धीरे धीरे मौत हो जाएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो श्वसन एक इनवॉलंटियरी रिएक्शन है, और हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर से आज बता दूं, जितने भी इनवॉलंटियरी रिएक्शन है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, पलक झपकना, छींकना, हार्ट का धड़कना, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी रिएक्शन है। और उनका कंट्रोलेशन कहां से होता है? बिल्कुल सही जवाब, मेडुला ऑब्लिगेटा करता है उनका कंट्रोलेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, तो श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण, श्वसन का बोले, डाइजेशन का बोले, एक्सर्शन का बोले, हार्ट बीट का बोले, ब्लड फ्लो का बोले, कुछ भी बोले ऐसा जिस पर आपका कंट्रोलेशन नहीं है, तो समझ जाना वहां किसका कंट्रोलेशन होता है? मेडुला का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 158, 158 नंबर का सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोगों से सवाल बहुत आते हुए एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन डिजीज का जरूर आ जाता है। जैसे डिजीज का पूछ लेगा, या विटामिन का पूछ लेगा कि कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी, कमी से कौन सा रोग होता है। देखते क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन है? खिलाड़ी पाम, एथलीट्स फुट, यक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस, दाद, रिंगवॉर्म, दमा, अस्थमा। बताइए क्या होगा? अगर आपको इनके बारे में नॉलेज हो तभी आप बता सकते हो, अन्यथा नहीं बता सकते। अब देखो यहां पर कौन कौन दे रखे हैं? खिलाड़ी, पांव, दाद, दमा। जहां भी आपने कभी भी पढ़ा होगा बुक्स में या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, तो आपने जरूर ट्रिक से इनको याद किया होगा। तो एक ट्रिक आपने अक्सर एग्जाम में या मतलब बुक्स वगैरह में या कहीं आपने देखी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। क्या आता है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कौन सी है? कवक जनित की है। कवक जनित मतलब क्या है? कॉज्ड बाई फंगल, फंगल डिजीज, कॉज्ड बाई फंगल, फंगस, कवक के कारण होने वाले रोग। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से क्या बन जाता है अपना? गंजापन, गंजापन बन जाता है। दामाद से क्या बन जाता है? दमा, दमा को अपन ने देखो अंग्रेजी में लिख रखा है अस्थमा। खाए से क्या बन गया? खाए, खाज खुजली, दाद खाज खुजली, दाद
खाज खुजली, खाए, खाज खुजली, दाद खाज खुजली। और फ्रूट से क्या बन गया, फ्रूट, रे हटा दो, फुट, फुट, फ्रूट, फुट, फुट का मतलब क्या होगा, पैर, फुट मतलब एथलीट फुट, एथलीट फुट, एथलीट फुट। तो ये कौन कौन से आ रहे हैं, गंजापन, दाद खाज खुजली, दमा और एथलीट फुट, ये कवक जनित होते हैं। अब देखो अस्थमा कवक जनित हो गया, दाद खाज खुजली कवक जनित हो गया, एथलीट फुट कवक जनित हो गया, बचा कौन सा, यक्षमा। यक्षमा किसे कहते हैं, देखो क्षय तपेदिक या यक्षमा रोग कहा जाता है टीबी को। किसको कहते हैं, टीबी को। ट्यूबरक्लोसिस वही है जो आप समझ रहे हो, बोलते हैं टीबी का मरीज है, खांसता रहता है, खांसी में खून आता है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम पूरा नाम होता है इसका। टीबी, टीबी बैक्टीरिया कॉज डिजीज है। तो इन चारों में से ये तीन जो हैं वो तो हो गए फंगल वाले, और यक्षमा को क्षय तपेदिक यक्षमा किसे कहते हैं, टीबी को कहते हैं, टीबी का हो जाना, और वो एक बैक्टीरिया कॉज डिजीज होती है। तो कौन जीवाणु जनित है, तो ऑप्शन बी यक्षमा। और ये जितने बताया ना मैंने, गंजापन, दमा, अस्थमा, खाज खुजली, एथलीट फुट, ये सब कौन होते हैं, फंगल होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल ही गया होगा अच्छे से, और ये रहा आपका 158 नंबर का सवाल। निद्रालु रोग की वाहक है, निद्रालु की बात कर रहा है, निद्रालु। अब अक्सर इसमें इंसान क्या समझता है कि निद्रालु मतलब नींद बहुत आती है, नहीं। स्लीपिंग सिकनेस, नींद ना आना, बेचैनी बने रहना, भूख ना लगना, शरीर का कमजोर हो जाना, ऐसे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। इसको अफ्रीकन अनिद्रा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अफ्रीका के जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण एरिया, वहां पर ये रोग बहुत आयत में मिलता है, इसलिए वहीं से इसका नाम पड़ गया अफ्रीकन अनिद्रा रोग, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको अपन, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो निद्रालु रोग की वाहक कौन है, मतलब कि वाहक का मतलब कैरियर कौन। पहली बात तो ये बताओ कि ये जो निद्रालु रोग है वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, मतलब प्रोटोजोआ रहेगा, फंगल रहेगा, या फिर वर्म टाइप का रहेगा, या फिर वायरल होगा, कौन सा होगा, बैक्टीरिया कॉज्ड होगा। तो मैं आपको बता दूं निद्रालु रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ कॉज्ड होता है। कौन सा कॉज्ड होता है, प्रोटोजोआ कॉज्ड। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला है। और इसकी जो मक्खी है उस मक्खी का नाम क्या है जो इसके प्रोटोजोआ को फ्लो करती है, वो है सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी, सीसी, टीएसआई, टीएसआई। ये मत समझना सर सीसी का कुछ पूरा नाम होता है कि नहीं, टीएसआई, टीएसआई को सीसी मक्खी कहते हैं। तो निद्रालु रोग का प्रोटोजोआ किसके पास होता है, सीसी मक्खी, और अफ्रीका में ये सीसी मक्खी बहुत आयत में मिलती है। एक्चुअल में अपने भारत की बात करें तो ये रोग पता कहाँ मिलता है आपको, बंगाल बिहार की तरफ ज्यादा मिलता है। क्यों, जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है ना, बाढ़, वहां पर इस मक्खी बहुत आयत में भी मिल जाती है, वहां पर भी ये मक्खी ज्यादा मिलती है। तो याद रखना सीसी मक्खी, सीसी मक्खी इज द करेक्ट आंसर। द कैरियर ऑफ द स्लीपिंग डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज व्हाट, सीसी मक्खी, है ना। और अगर आपको इसका प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है तो चलो मैं बता देता हूं, इसका प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। आजकल एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बैक्टीरिया का नाम, प्रोटोजोआ का नाम, तो प्रोटोजोआ का नाम क्या रहेगा, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। क्लियर है, ये प्रोटोजोआ है, और इस प्रोटोजोआ को बॉडी में एंट्री कौन कराएगी, मक्खी, मक्खी का नाम सीसी। कैसे कराएगी, क्या अपन मक्खी खा जाएंगे, नहीं। मान लो ये मक्खी कहीं किसी रसगुल्ला पर बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, रोटी पर, किसी खाद्य पदार्थ पर बैठ गई, किसी फूड पर, और वो किसी ने खा लिया, तो वो मक्खी जब लार, मतलब जब खाती है किसी पदार्थ को, तो जो लार छोड़ती है सलाइवा, उसमें से प्रोटोजोआ उस रसगुल्ला में चला गया, रसगुल्ला चला गया पेट में, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो प्रोटोजोआ बॉडी में पहुंच गया, तो हो जाता है निद्रालु रोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल, और सवाल है 160 नंबर का। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग क्रिएट करती है, बहुत अच्छा सवाल है। विच मेटल कॉजेज इटाई इटाई डिजीज, इटाई इटाई कौन करता है, इटाई इटाई, इटाई इटाई को पता है एक नाम और बोला जाता है, इसको कहते हैं आउच आउच, आउच अपन बोलते हैं ना आउच, इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किसके कारण होता है, देखो चार चीजें रट लो, चार चीज बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। अगर पारा या मरकरी होगा तो इससे तो होता है मीना माता, कौन सा होगा, मीना माता डिजीज, पारा या मरकरी। और अगर तांबा या कॉपर होगा, कॉपर की ज्यादा अधिकता हो जाए, एक्सेस में बॉडी में हो जाए, तो होती है विल्सन डिजीज। कौन सी होती है,
विल्सन डिजीज। और अगर नाइट्रेट हो जाए, नाइट्रेट बॉडी में, नाइट्रेट की मात्रा एक्सेस में हो जाए, तब होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, रक्त पूरा नीला पड़ जाता है, ब्लड, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं उसे। और एक 3 तो ये गए, और एक आपका क्वेश्चन है ये कि इटाई इटाई या आउच आउच रोग किसकी अधिकता से होता है? करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। कैडमियम अगर बॉडी में ज्यादा चला जाए तो क्या होगा? इटाई इटाई या आउच आउच। ये जितने भी रोग है ना, आप देख रहे हो, मीना माटा डिजीज, विल्सन डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई, ये सब है ना, मतलब नॉर्मली जो है किडनी और लीवर, किडनी लीवर लंग्स, किडनी लीवर लंग्स, इनको अफेक्टेड कर देते हैं। क्या होता है कि मान लो कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री से जो कचरा मलबा निकल रहा है, उसमें मान लो मरकरी ज़्यादा है या कैडमियम ज़्यादा है, और वो बह के कहाँ चला गया? पानी में चला गया, किसी पौंड में, तालाब, झील, झरने में मिल गया, वहाँ का पानी अब आसपास का रेजिडेंशियल एरिया जो भी है वो यूज़ कर रहा है, तो वो पानी फिर कहाँ चला गया? बॉडी में चला गया पीने में, तो फिर वो बॉडी में एक्सेस में चला गया, इसलिए। ठीक है, तो कैडमियम की अधिकता से होता है। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? विच मेटल कॉजेज इटाई इटाई? तो इटाई इटाई या आउच आउच कैडमियम करेगा, पारा से मीना माटा, कॉपर से विल्सन, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 167 एलिसा, एलिसा, एलिजा बोलो प्रोनाउंसिएशन, चाहे एलिसा, ये भी कई बार एग्जाम में आया वो सवाल है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? व्हाट डिजीज डज द एलिसा टेस्ट आइडेंटिफाई? 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, कैंसर, पोलियो, टीबी, एड्स। एलिसा, ELISA, पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, ये इसका पूरा नाम होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। और ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है रोग, उसमें काम आता है एलिसा टेस्ट। तो क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एड्स। और याद रखना, ठीक है, टीबी का जो टेस्ट किया जाता है ना, टीबी का जो टेस्ट होता है वो मॉन्टेक्स होता है। क्या होता है वो? मॉन्टेक्स या मंटूक्स बोल देते हैं। और एक टाइफाइड का भी याद रखना, टाइफाइड का परीक्षण क्या कहलाता है? 3 टेस्ट याद रखो। टाइफाइड के लिए जो होता है वो विडाल होता है, विडाल, विडाल, WIDAL। तो टाइफाइड के लिए जो होता है वो विडाल होता है, टीबी के लिए मॉन्टेक्स होता है, और एड्स के लिए एलिसा। और ये 3 एग्जाम में अक्सर आते हैं, ये अच्छे से याद रखना। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल ही गया होगा, एड्स का परीक्षण क्या कहलाता है? वो एलिसा टेस्ट कहलाता है। 162 162 नंबर का सवाल, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन काम आती है, भाग लेती है? विच प्रोटीन पार्टिसिपेट्स इन क्रोमोसोम फॉर्मेशन? गुणसूत्र का निर्माण कौन करती है? क्रोमोसोम हम जानते हैं अपनी बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, जिनमें से क्या होता है? 42 तो कैसे होते हैं? बॉडी वाले होते हैं। और जो XX और XY जो होते हैं वो महिला पुरुष में अलग अलग होते हैं। XX किस में होते हैं? महिलाओं में। और XY किस में होता है? पुरुष में होते हैं। तो उन्हीं गुणसूत्र की बात कर रहा है, क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है कि क्रोमोसोम्स में प्रोटीन कौन भाग लेती है। तो इसमें कोई समझने या लॉजिक का मतलब नहीं है, अगर आपको प्रोटीन का नाम याद है तो आप बता दोगे। 4 ऑप्शन है, गोसिपिन, ग्लाइडिन, हिस्टोन, या इनमें से कोई नहीं। तो विच प्रोटीन पार्टिसिपेट्स इन क्रोमोसोम फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी, हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन जरूर याद रखना। जैसे दूध में कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन। हड्डियों में कौन होती है? ओसिन। मसल्स में, मांसपेशियों में कौन होती है? एक्टिन और मायोसिन। इस तरह से स्किन में कौन होती है? स्किन में, त्वचा में कोलेजन होती है, इलास्टिन भी होती है, केराटिन भी होती है ना। खुर में, जानवरों के खुर में, जो पैर वाले खुर होते हैं, सींग होते हैं, अपने बाल है, इन सब में भी कौन मिलती है? केराटिन मिलती है। अंडे में कौन होती है? व्हाइट वाले में एल्बुमिन होती है। तो ऐसे ही सवाल है, गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है? विच प्रोटीन द क्रोमोसोम्स? तो हिस्टोन याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 166 163 नंबर का सवाल, शुष्काक्षिकोप का प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से। शुष्काक्षिकोप का प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोप्थैलेमिया डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? शुष्काक्षिकोप क्या होता है?
देखो यहां पर क्या होता है, जो कॉर्निया पार्ट होता है ना आंख का, वो सूख जाता है, कॉर्निया का सूख जाना, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया इन द आई पार्ट, आई में आंख में जो कॉर्निया भाग होता है वो सूखने लगता है। अक्षिकोप कहते हैं कॉर्निया को, शुष्क मतलब सूख जाना, तो इंग्लिश में कहते हैं जीरोप्थैलेमिया। डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो याद रखना विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी होगी तो एक तो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आंखें चुंधिया जाती हैं, बोलते ना आंखों का चुंधिया जाना, मतलब कि डार्कनेस में या अंधेरे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन वो उनको सारा कुछ अंधेरा है, अंधेरा बड़ा चमक सी दिखाई देती है, दिखाई कुछ नहीं देता। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से, साथ ही साथ विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, शुष्काक्षिकोप, इंग्लिश में कहते हैं जीरोप्थैलेमिया। डी की कमी से आप जानते ही हो क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, या फिर एक नाम और याद रखना ऑस्टिमलेशिया भी होता है, ऑस्टिमलेशिया। रिकेट्स तो होता है बच्चों में, हड्डियां ड्राई, हड्डियां जो है वो कमजोर रह जाती हैं, और जब बड़े आदमी हो जाता है यंग एज में पुरुष में, तब अगर डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑस्टिमलेशिया होता है। उसमें क्या होता है, मसल्स ऐंठ जाती हैं, मसल्स में क्रंच आने लग जाते हैं। के की कमी से क्या होगा हम जानते हैं, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉट ना होना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और डेफिशिएंसी ऑफ सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, स्कर्वी डिजीज होगा, स्कर्वी, स्कर्वी। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी रिलेटेड टू स्कर्वी डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ डी रिलेटेड टू रिकेट्स या रिकेट्स और ऑस्टिमलेशिया, डेफिशिएंसी ऑफ के रिलेटेड टू मतलब कि ब्लड क्लॉट का ना बनना, रक्त का थक्का ना होना, और ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन सी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी, और दूसरा शुष्काक्षिकोप, इंग्लिश में कहते हैं एक्जोप्थैलेमिया, जिसमें क्या होता है, सॉरी एक्जॉप नहीं, जीरोप्थैलेमिया, सॉरी जीरोप्थैलेमिया, एक्जोप्थैलेमिया तो ग्रेप वाला होता है, जीरोप्थैलेमिया तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया का सूख जाना हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 163 नंबर, सॉरी 164, निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। अश्रु गैस किसे कहते हैं, क्या समझते हैं आप अश्रु गैस से, टीयर गैस। नॉर्मली आपने सुना होगा कि भाई कोई आंदोलन हो गया तेज, या फिर कोई बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गया है ना, तो आता है ना कि भाई भीड़ को बेकाबू, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जो है वो अश्रु गैस के गोले दागे, जिससे क्या होता है, आंखों में जलन होने लग जाती है, बॉडी पे रैशेस पड़ने लग जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता और लोग दूर भाग खड़े होते हैं। अश्रु गैस, तो अश्रु गैस किसकी बनी होती है, अश्रु गैस में क्या होता है, क्या एथेन होता है, या एथेनॉल होता है, या ईथर होता है, या क्लोरोपिक्रिन होता है। तो देखो नॉर्मली अश्रु गैस दो से मिलकर बनती है, या तो अश्रु गैस होगी कौन, क्लोरोपिक्रिन लिखा होगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है क्लोरोपिक्रिन, या फिर याद रखना एक और लिखा होगा अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये भी बहुत अच्छा एक आंसर है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक वर्ड ये याद रखना। और अगर ये दोनों ही ना मिले ना, अगर ये दोनों ही ना मिले तो डायरेक्टली टिक कर देना किसको, क्लोरीन गैस को टिक कर देना। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन में होगा डेफिनेटली, या तो क्लोरीन गैस ऑप्शन में होगा, क्लोरीन है क्या, नहीं है, या फिर अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन ऑप्शन में होगा, क्या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन है, नहीं है, क्या है, फिर क्लोरोपिक्रिन है। और तीनों का ही काम जो है अश्रु गैस, क्योंकि देखो यहां पर भी क्लोरो, यहां पर भी क्लोरो, तो क्लोरीन के बिना तो टीयर गैस बन ही नहीं सकती, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन में इन तीन में से कोई एक होगा, तो यहां पर दे रखा क्लोरोपिक्रिन, फॉर्मूला आप अगर चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई काम का नहीं है, CCl3NO2 इसका फॉर्मूला होता है, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, और अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन का क्या होता है, C6H5COCH2Cl। हालांकि मैं आपको बता दूं फॉर्मूले इस लेवल के अपने एग्जाम में नहीं आते, लेकिन केमिकल नेम, हाइड्रोकार्बन नेम, रासायनिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो नाम याद रखना। अश्रु गैस, टीयर गैस क्या होगा, क्लोरोपिक्रिन होगा, या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन होगा, या क्लोरीन गैस होगी, इन तीनों में से कोई एक जवाब आपको देना होगा, तो यहां दे रखा है ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा 165 की सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है।
अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दो, विच अदर एलिमेंट इज फाउंड एबंडेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द सन। हाइड्रोजन हम जानते हैं ब्रह्मांड में, इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब क्या हो गया, इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन मिलता है, मैक्सिमम एलिमेंट ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन है, वी नो दैट ऑब्वियसली हाइड्रोजन मिलता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। सूरज का तो ज्यादातर पार्ट ही हाइड्रोजन का बना हुआ है। सेकंड नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट कौन रहेगा, सेकंड हाईएस्ट कौन रहेगा, हाइड्रोजन के पीछे पीछे दूसरा नंबर किसका आता है, ये पूछना चाह रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन विच अदर एलिमेंट इज फाउंड एबंडेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो वी नो दैट हम जानते हैं हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, ऑप्शन ए हीलियम का आता है। तो याद रखना सर्वाधिक मैक्सिमम मिलती है हाइड्रोजन और उसके बाद नंबर आता है किसका, हीलियम का आता है। 165 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 166। डेटॉल, डेटॉल नहीं है, डेटॉल यूज होती है ना, घाव भाव लग जाता है कुछ भी तो अपन डेटॉल से साफ कर देते हैं उसको। तो डेटॉल में मौजूद एंटीसेप्टिक क्या होता है, पूर्तिरोधी यौगिक कौन है, विच इज द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल। अब आपको यहां पर भी तुक्का, या तो तुक्का ही लगा सकते हैं, लॉजिक तो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपको केमिकल का नाम याद है, केमिकल का नाम याद है तो बता दोगे, नहीं तो फिर तुक्का या फिर खाली छोड़ो। मैं आपको बता दूं, याद रखना ये भी अच्छा है, आया हुआ सवाल है, आयोडीन, बायोथियोनॉल, क्रेसॉल या एन लोरोक्सीलेनॉल। धीरे से पढ़ना है इसको, एन लोरोक्सीलेनॉल, एन लोरोक्सीलेनॉल, एन लोरोक्सीलेनॉल। बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। याद रखना, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, इसलिए कर रहा था कि इसको अच्छे से याद रखना। डिटॉल में जो एंटीसेप्टिक जो केमिकल यूज होती है वो एन लोरोक्सीलेनॉल होती है। फिर से अगर मैंने कहा ना, आपको जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला C8H9 और क्या होता है इसका, ClO होता है, C8H9ClO होता है, लेकिन नहीं आएगा फॉर्मूला, आता भी नहीं है, ना याद करने की जरूरत है, नाम जरूर याद रखना, एन लोरोक्सीलेनॉल, एन लोरोक्सीलेनॉल। एक बार में तो याद भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो आप ऑप्शन में अपन को थोड़ी ना कुछ लिखना है, अपने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपन को तो देख कैसे याद आ जाएगा, अरे वही यही तो था एन लोरोक्सीलेनॉल वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 166 का, एन लोरोक्सीलेनॉल डिटॉल में मौजूद एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, वाणिज्यिक नाम, विच इज द कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, फिर उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि किस नाम से जाना जाता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर या सोडा ऐश। बताइए क्या होगा। तो यहां पर याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, बाई को हटा देना, सोडियम कार्बोनेट होता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर किसको कहते हैं, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी, बेकिंग सोडे को, बेकिंग सोडे को कहा जाता है। बेकिंग सोडा क्या काम आता है, घरों में नहीं है तब तो किचन में मिलता है, रोटी वगैरह फुलाने के लिए, मोमन के इस्तेमाल में यूज करते हैं, या पेट की एसिडिटी, जो स्टोमक एसिडिटी हो जाती है उसको भी रिमूव करना हो तो नींबू और सोडा मिला के पीते हैं, उसी सोडे की बात कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे और ये रहा आपका 168 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है, व्हाट इज द प्रेजेंट इन मोर कॉन्सेंट्रेशन इन एसिडिक एसिड। देखो दो होते हैं अम्लीय वर्षा में, क्या होता है, एक तो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हो। अब इससे जब वाटर की रिएक्शन होगी तो बनेगा H2SO4 एसिड, और इससे जब वाटर की रिएक्शन होगी वर्षा के पानी से, रेन वाटर से, तब बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। लेकिन हाईली एसिडिक कौन होता है, मतलब मात्रा किसकी ज्यादा होती है, 70% का रेशियो अप्रोक्सीमेट इसी का होता है और 30% का रेशियो जो है वो नाइट्रिक एसिड का होता है।
तो भारी मात्रा में कौन होता है? H2SO4 होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है वो ज्यादा होता है। कार्बोनिक एसिड होता ही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता ही नहीं है, बस दो ही मिलते हैं, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक। नाइट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। लेकिन दोनों में मिलेंगे, दोनों एसिड रेन में, वर्षा में, लेकिन दोनों में से ज्यादा मात्रा में कौन होगा मैक्सिमम? सल्फ्यूरिक एसिड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांच क्या है? व्हाट इज द ग्लास? कांच को क्या कहते हैं? जो ग्लास विंडो वगैरह और जो चश्मे के कांच वगैरह जो होते हैं ना, खिड़की वगैरह, कांच की बोतल है, उस कांच की बात कर रहा है। तो कांच क्या होता है? बहुलक मिश्रण, जेल, अतिशीतित तरल या सूक्ष्म क्रिस्टली ठोस। व्हाट इज ग्लास? पॉलीमर मिक्सचर, जेल या सुपर कूल्ड लिक्विड या माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो कांच कैसे बनाते हैं। एक तो सिलिका लेते हैं, सिलिका किसे कहते हैं? मिट्टी को, SiO2। एक सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3, और कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड कोई भी एल्यूमिनियम का। अब वो किस प्रकार का ग्लास बनाना है, विच टाइप ऑफ ग्लास, उस पर डिपेंड करेगा कि मेटल का ऑक्साइड कौन सा आएगा। जैसे सोडा ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, क्रुक्स ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है, बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, पोटास ग्लास होता है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं। इन तीनों को क्या करते हैं? इन तीनों को बिल्कुल चूरा बना के और इनको खूब खौलाते हैं, खूब उबालते हैं, और जब ये गर्म सा लिक्विड हो जाता है, लिक्विड बन जाता है इसका, इन सब के मिश्रण का, मिक्सचर का, फिर उसको नेगेटिव टेम्परेचर में ले जाके ठंडा करते हैं। तो ये क्या है? लिक्विड है, लेकिन कहां जमता है? फ्रीज कहां होता है? नेगेटिव टेम्परेचर में जाके। इसलिए इसको कहते हैं अतिशीतित तरल द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये ठोस नहीं होता, ये लिक्विड होता है, नेगेटिव में जाके फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो याद रखना, कांच क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड, या इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव। नेगेटिव टेम्परेचर, अति मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, शीतित कूलेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका 170 नंबर का सवाल कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं, द पॉइंट इन द ह्यूमन आई दैट इज नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड। अरे कहने का मतलब यह है कि आंख के किस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता। सिंपल सा सवाल है। 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, येलो पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट, नियर पॉइंट, फोकल पॉइंट। पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। नहीं भी पढ़ा हो ना तब भी आप टिक कर सकते हो। अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? अंधेरा। अंधेरा मतलब कुछ नहीं दिखाई देना, अंधा। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, ब्लाइंड पॉइंट बन जाएगा। पीत बिंदु पर सर्वाधिक प्रकाश पहुंचता है। सर्वाधिक प्रकाश मतलब कि मैक्सिमम लाइट कहां जाती है? येलो पॉइंट पर जाती है, पीत बिंदु पर जाती है, और वहां पर सबसे क्लियर इमेज बनती है। और जबकि बिल्कुल इमेज नहीं बनती, अंधेरा, अंध बिंदु, ऑप्शन बी, ब्लाइंड पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु। और पीत बिंदु पर मैक्सिमम लाइट पहुंचती है, रीच करती है, और अच्छा इमेज बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, और 177 आपके सामने है क्वेश्चन। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन द रियल सनसेट एंड अ वर्चुअल सनसेट? अब इसका मतलब क्या है पहले समझो। सनराइज होता है सूर्योदय। सन, सूरज हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमको दिखाई दे जाता है हल्का फुल्का। सनसेट, सूर्य अस्त हो चुका है, फिर भी ऐसा लगेगा कि सूरज अभी भी उठा हुआ है। तो सूरज अस्त हो चुका, सनसेट हो चुका मतलब रियल, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वर्चुअल। तो वो वर्चुअल और रियल के बीच का डिफरेंस कितना होता है कि भाई कितने समय तक वर्चुअल रहता है, फिर वाकई में वो हमें लगता है कि डूब गया, जबकि वो ऑलरेडी डूब चुका होता है। सूर्यास्त तो हो चुका, लेकिन फिर भी हमें दिखता है, उसको कहते हैं वर्चुअलिटी। तो कितने समय के लिए वो वर्चुअलिटी होती है वो पूछना चाह रहा है। तो याद रखना है इसका आंसर होता है लगभग 2 मिनट। 2 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। 2 मिनट तक एक्चुअल में, मान लो अभी वो डूबा है, 2 मिनट तक हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, फिर वो डूब जाएगा। और पूछे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पीछे लॉजिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। विच इंसिडेंट, मतलब ये जो थ्योरी है डिपेंड्स ऑन विच इंसिडेंट ऑफ लाइट, प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सूर्योदय की बात करें या सूर्यास्त, सनराइज की बात करें या सनसेट, तो टिक कर देना प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो ये था आपका 171 171 नंबर का क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है 2 मिनट। और इंसिडेंट घटना भी याद रखना, प्रकाश का अपवर्तन होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 172 बताइए, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलेगा? इंग्लिश में बात करें, व्हाट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द कलर ऑफ ए स्टार? तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑफ द स्टार, तारे की दूरी। ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ द स्टार, तारे का तापमान। ऑप्शन सी तारे का भार, वेट ऑफ द स्टार। ऑप्शन डी तारे का आकार, साइज ऑफ द स्टार। सोचो, आइडिया लगाओ कि जो कलर ऑफ स्टार आता है वो किस कारण से आता है। क्या वो उसके द्रव्यमान या उसके भार या दूरी या आकार? याद रखना, कलर जो स्टार का आता है वो किसके कारण आता है? टेम्परेचर ऑफ द स्टार, वो टेम्परेचर के कारण आता है। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, अगर अधिक ताप होगा तो तारे का रंग किधर की ओर होगा? नीले की तरफ होगा। और अगर कम ताप होगा तो तारे का रंग किधर की ओर होगा? लाल की तरफ होगा। ये चीज याद रखना। तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही नीले रंग की ओर उसका कलर चलता चला जाएगा। तो किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? व्हाट कैन वी डू अंडरस्टैंड बाय द कलर ऑफ स्टार? टेम्परेचर ऑफ द स्टार, तारे का तापमान पता चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 173 173। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? When the speed of a moving object doubles, how much will its kinetic energy be? अब ये टप्पा नहीं मार सकते, तुक्का नहीं मार सकते, लॉजिक भरा सवाल है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप बता दोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv² होता है। अब देखो, मास m क्या है? वहां पर मास है, और v क्या है? वहां पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब वही स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल लो आप। अब वो क्या बोल रहा है? अगर वस्तु की गति दुगनी कर दें, डबल द वेलोसिटी, डबल द स्पीड, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी अपनी? न्यू काइनेटिक एनर्जी, हाफ। अब m तो चेंज हमने किया नहीं, मास तो चेंज किया नहीं, v को चेंज किया है, और v की जगह क्या आ गया? डबल, मतलब 2v का स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी? कितनी आ जाएगी? हाफ m, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 4 आगे ले लूं तो क्या बचेगा? हाफ mv²। और हाफ mv² क्या था? पुरानी वाली, तो ये क्या हो जाएगा? 4 के ई, मतलब पुरानी वाली की 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब अक्सर गलती इसमें क्या करते हैं कि सर v को डबल ही तो किया है, तो v को डबल किया है तो अपन क्या कर देते हैं? 2 का मतलब स्क्वायर करना नहीं भूलना है, कहने का मतलब ये है। ऐसा मत करना कि सर v डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, नहीं। स्क्वायर है, v का क्या है? स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? दुगनी 3 गुनी समान रहती है चौगुनी, डबल 3 टाइम्स रिमेन्स द सेम, या फिर क्वाड्रपल। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वाड्रपल। क्लियर है ना? तो एक वस्तु की गति अगर दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स, हाउ मच विल इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो वो हो जाएगी 2v का स्क्वायर मींस 4v², 4 मतलब 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी, क्वाड्रपल, 4 गुना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा 174 174 नंबर का सवाल। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? ये हीट टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। व्हेन अ बोतल इज फिल्ड विद वाटर एंड अलाउड टू फ्रीज द बोतल ब्रेक्स बिकॉज। ऑप्शन ए, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल श्रिंक्स एट फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन बी, पानी गर्म करने पर फैलता है, वाटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ऑप्शन सी, पानी गर्म, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, द आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ द बोतल इज हायर देन द इनसाइड। ऑप्शन डी, पानी जमने पर फैलता है, वाटर एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग। क्या सोचोगे आप? बड़ा पेचीदा सा सवाल हो गया। देखो, इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
पानी का असामान्य प्रसार, पानी के साथ क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसको गर्म करोगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसको कहां तक गर्म करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, आयतन, वो क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है। आयतन क्या होता है, आयतन घटता है। और 4 के बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब जो आयतन है वो क्या होगा, बढ़ता है। इसको कहते हैं असामान्य प्रसार, कि 0 से 4 तक। तभी आपने कभी एक क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनना, कि पानी का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर मिलता है, एट विच टेम्परेचर द मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर फाउंड आउट, है ना। तो न्यूनतम आयतन अधिकतम घनत्व कितने पर मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। रीजन उसका यही है कि घटते घटते आयतन कहां तक घटेगा, 4 तक, उसके बाद बढ़ेगा। अब अगर मैं उल्टा चलूं, अगर मैं चलूं 4 डिग्री सेल्सियस से किधर की तरफ, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तो इधर से इधर जा रहे थे तो आयतन क्या हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। अब इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, आयतन बढ़ेगा। भाई 0 से 4 में घट रहा है, तो 4 से वापस 0 की तरफ जाओगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम, आयतन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब पानी की बोतल जो प्लास्टिक या कांच की बनी हुई है, उसका वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, वो तो फिक्स है। अब पानी का आयतन, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो दीवारों पर, वॉल पर, किसकी दीवार पर, बोतल की वॉल पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बोतल कड़क जाएगी, टूट जाएगी, दरार पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कि पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पानी जमने पर फैलता है। तो देखो एक क्वेश्चन यहां मैंने साथ में और सिखा दिया कि एट विच टेम्परेचर द मिनिमम वॉल्यूम एंड द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर फाउंड, मतलब कि किस तापमान पर पानी का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व मिलता है, 4 पर। तो 0 से 4 पे जाओगे तो आयतन घटेगा, उल्टा 4 से 0 पर आओगे तो आयतन बढ़ेगा। तो जमने पर पानी क्या होता है, एक्सपेंड करता है, वाटर एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आज के सेशन का, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें थोड़ा सा और एडिटिंग हो गई और उसको थोड़ा सा और अच्छा सवाल कर दिया। यदि किसी वस्तु का वेग वेलोसिटी को दुगना कर दें, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, संवेग दुगना हो जाता है, मोमेंटम बिकम्स डबल, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका मतलब अब हमको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो मैं समझा चुका, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब याद रखना मोमेंटम, संवेग का फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, मोमेंटम होता है p = mv। अब देखो यहां से तो क्या होगा, मैंने बताया था हाफ इंटू m 2v का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 हाफ mv²। तो मतलब ये तो क्या हो गया 4 ke का कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। और यहां पर क्या होगा, m इंटू v की जगह क्या आएगा 2v, क्योंकि वेग को, वेलोसिटी को डबल कर रहे हो, तो p डैश जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2mv, और mv क्या हो गया, पुराना वाला हो गया 2 = p। तो संवेग तो डबल होगा, मोमेंटम डबल होगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स क्वाड्रपल हो जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब जाओ वापस क्वेश्चन पे, संवेग दुगना हो जाता है, मोमेंटम बिकम्स डबल, करेक्ट। देखो संवेग मोमेंटम डबल हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। कि अगर गति, मोशन, स्पीड अगर डबल हो गई तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी और संवेग 2 गुना हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के बहुत बढ़िया 25 क्वेश्चन। इस लेक्चर में इतना ही काफी रहेगा। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लगातार 5 मिनट की सीरीज चलती जा रही है। नेक्स्ट जो आगे की सीरीज में अगले 25 क्वेश्चंस होंगे, वहां मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।